हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड 2025 का जो प्रवेश परीक्षा होना है उससे रिलेटेड हम लोग यह विज्ञान का सेट लेकर के आए हैं। डीएलएड के एग्जाम्स में विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे और हमारा यह टारगेट रहेगा कि हम 20 में 20 नंबर गेन करें ताकि हमारा एडमिशन डाइट, पीटीईसी या किसी सरकारी कॉलेज में आसानी से हो जाए। हमारे स्क्रीन पर विज्ञान से पहला प्रश्न आया है कि यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ है कि वह विलयन किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा, विलयन का जो पीएच मान 13 है तो पीएच स्केल पर विलयन जो है 0 से 14 तक काउंट किया जाता है, जिसमें से 7 पीएच जिस विलयन का होता है वह उदासीन विलयन होता है, यानी न वह अम्लीय होता है न ही वह क्षारीय होता है। लेकिन 7 से कम वाला विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है और 7 से ज़्यादा वाला विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। और यहाँ पर 13 है तो 14 से थोड़ा सा कम है, यानी 7 से ज़्यादा है, अर्थात यह विलयन जो है एक प्रबल भास्मिक के रूप में जाना जाएगा। और जिसका विलयन पीएच मान 8 होगा वो दुर्बल भास्मिक, जिसका जो है 10 से ज़्यादा होगा, 10 से 11 होगा, वो सब प्रबल भास्मिक के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पीएच मान 13 है, अर्थात यह विलयन जिस विलयन का पीएच मान 13 होगा वह विलयन प्रबल भास्मिक के रूप में जाना जाएगा। इसी के विपरीत जो है अम्लीयता में जितना पीएच मान कम होगा उतना ज़्यादा वो अम्लीयता होगा। प्रबल अम्लीय होने के लिए 0 या 1 या 2 होगा, लेकिन अगर किसी का पीएच मान 6 है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और जो ये अम्ल है वो 7 से कम, क्षार का 7 से ज़्यादा। जितना कम पीएच मान होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना ज़्यादा पीएच मान होगा उतना ज़्यादा भास्मिक होगा। और ये उदासीन विलयन का 7 होता है। हम लोग जो स्वच्छ पानी पीते हैं वो 7 उसका पीएच मान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो है भोजन जो पौधे तैयार करते हैं उसमें कार्बोज उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि श्वसन की क्रिया इनमें से कहाँ होती है। तो श्वसन की क्रिया जो है ये कोशिका में जो अलग अलग कोशिका के अंग है, राइबोसोम, लाइसोसोम या साइटोप्लाज्म इसमें, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये कोशिका में जो श्वसन की क्रिया जाकर के पूर्ण होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। श्वसन की क्रिया जैसे हम मनुष्य लोग जो हैं वो नाक से सांस लेते हैं और फेफड़ा के द्वारा जो है, जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें वहाँ पर जो है जो वायु हम लोग सांस में लेते हैं फेफड़ा जो है उसको फिल्टर करता है और वायु से ऑक्सीजन निकाल के शरीर के शेष अंगों में भेजता है। उसी प्रकार मछलियाँ गिल्स की सहायता से सांस लेती है। लेकिन जो श्वसन की क्रिया जाकर के पूर्ण होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और श्वसन की क्रिया के पश्चात ही हमें ऊर्जा शरीर को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो है श्वसन की क्रिया के पश्चात ही होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और उसके पश्चात ऊर्जा मिलती है। तो कोशिका को ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीथिलन, तो ये यानी डायलोस्टिक और सिस्लोस्टिक जो प्रेशर होता है रक्त के दाब का वह कितना होता है। तो एक स्वच्छ नहीं बल्कि स्वस्थ मनुष्य होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में जो ये ब्लड प्रेशर बीपी में जो प्रंकुचन और अनुशीलन का जो दाब होता है वो 120/80, नॉर्मली कितना होता है? 120/80। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। दोस्तों हम ये 20 प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह 5वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो जी हाँ, ये जिरेलिन है या फिर साइटोकाइनिन है या एब्सिसिक अम्ल है या इनमें से सभी है। तो इसका जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि पत्तियों की जो मुरझा जाती है वह एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।
तो फल बेचने वालों के द्वारा जो पादप नियंत्रक का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से फल जो है पक जाते हैं जल्दी, तो वह है इथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी, छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही जवाब उत्तर जाना जाएगा। सवाल 7वां है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी पौधे का जनन अंग किसे कहा जाता है। तो पौधे का जो जनन अंग है, हम सभी जानते हैं कि पौधे में जो है पहले फूल और फिर फूल के बाद जो है फल लगता है और फल में बीज होता है, फिर वहाँ बीज से नया जो है पौधा उत्पन्न होता है। तो ये कहा जाता है कि पौधे का जो जनन अंग है वो पुष्प है, पुष्प में ही फूल लगते हैं, फूल में ही जो है फल पकड़ते हैं और फिर फल में बीज होता है जिससे अन्य पौधों को उगाना संभव हो पाता है। तो अर्थात पौधे का जो जनन अंग है वो पुष्प है। पौधे में अगर श्वसन अंग की बात की जाए तो याद रखिएगा, पौधे में श्वसन अंग जैसे मनुष्य में या अन्य पशु में होते हैं, मछलियों में गिल्स है या मनुष्य में नाक और फेफड़ा है, तो उस प्रकार का पौधे में जो है कोई श्वसन अंग नहीं होते। पौधे में जड़ अलग सांस लेती है, तना उसका अलग सांस लेता है, पत्तियां अलग सांस लेती है। तो पौधे के सभी अंगों में अलग अलग श्वसन की क्रिया होती रहती है। पौधे में भोजन सिर्फ पत्तियों में बनता है, जो कि बाकी श्वसन की क्रिया जो है उसका अलग अलग सभी जगह होता है, जड़, तना और पत्ती में अलग अलग होता है। और उसका जो जनन अंग है वो पुष्प है, पुष्प की सहायता से फल का प्रजनन, पौधे का प्रजनन बढ़ता है। सवाल नंबर 8 है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, वही ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की रक्षा करता है। तो यह ओजोन परत जो है यह पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी जहाँ वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होगी। वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है, याद की होइएगा आप लोग भी, कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 3 गुने हम लोग क्या कहेंगे, 1 लाख, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 गुने 10 का पावर 5 नहीं दिया है, तो उसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1000 से और हम लोग गुना कर देंगे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 3 गुने 8, 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की जो सबसे कम चाल होती है वो ठोस में, और उसमें सबसे कम जो है वो हीरा में होती है। इसी कारण जो है हीरा का अपवर्तनांक ए सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच किस प्रकार का संबंध है। जी हाँ, 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी गोलीय दर्पण के फोकस और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो याद रखिए, गोलीय दर्पण की जो फोकस है, इस प्रकार का कोई गोलीय दर्पण है, जैसे ये अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इस अवतल दर्पण में ये जो लाइन खींची गई है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष जो दर्पण के पास मिलती है इसी को पी यानी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और दर्पण के सामने जो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसकी जो त्रिज्या है, जिसको सेंटर है, तो सेंटर से दूरी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ तक पी तक की दूरी, तो ये त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ बीच में एफ है, तो एफ से फोकस से जो ये ध्रुव की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकसांतर यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, इसीलिए फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अर्थात 10 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि F = R/2, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे पहले उत्तर कमेंट कर पा रहे हैं तो आप प्रश्नों का हल जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ये पता लगेगा कि तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है। आवर्धन कहते हैं कि अगर कोई दर्पण के सामने
कोई वस्तु रखा जाए और उसका इमेज जो बड़ा या छोटा बनता है वस्तु से, कभी आकार में वस्तु से बड़ा इमेज बनता है तो कभी आकार में वस्तु से छोटा या कभी आकार में वस्तु के बराबर इमेज बनता है प्रतिबिंब, तो उसी को आवर्धन कहते हैं। बड़ा या छोटा, अगर बड़ा होगा तो आवर्धित हो जाएगा ज़्यादा, छोटा होगा तो कम आवर्धित रहेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि समतल दर्पण के केस में जो है वो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या बनता है, जितना बड़ा वस्तु है वस्तु की जो ऊंचाई होगी उसी ऊंचाई के बराबर माप का प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में बनता है। यहाँ प्रतिबिंब न अधिक आवर्धित होता है न ही कम होता है, यानी वस्तु का जितना साइज है एक्चुअल साइज का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ पर वस्तु के बराबर है तो m = 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें कि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब भी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में तो वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और वस्तु के बराबर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो तीनों प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो अवतल में बनता है। समतल में केवल जो है वह ये वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब, और उसी प्रकार उत्तल में केवल वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 12 है कि CO2 क्या है। तो CO2 जो है वह एक गैस है। यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण में बताना है तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय गैस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C6H6 बेंजीन है या फिर इनमें से कौन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन ग्रुप का कार्बन कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका सिंपल फार्मूला है CnH2n+2। याद रखिएगा सिंपल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये किसका है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ग्रुप कौन सा, एल्केन ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम लोग एल्केन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर CnH2n+2 के हिसाब से अगर देखेंगे तो C4 और H जो है 4 दूना 8 + 2 H10, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। C4H10 जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है समावयवी है या समस्थानिक है, धातु है या फिर कार्बन के अपरूप हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हीरा और ग्रेफाइट की। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपरूप हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न ही समावयवी है न समस्थानिक है, यह कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वहीं ग्रेफाइट जो है यह अधातु होते हुए भी जो है विद्युत का सुचालक के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। यानी अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है, जैसे हमने एल्केन का आपको सामान्य सूत्र बताया CnH2n+2, उसी प्रकार जो है अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वह है CnH2n+10H। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CnH2n+10H ने बल्कि CnH2n+OH होता है, यहाँ पर CnH2n+OH उसमें लगता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी इनमें से कौन सी है। जी हाँ, 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो धमनी है, कोशिकाएं हैं, शिरा है या वैनांक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी है जिससे होकर रक्त का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। जी, फूलों का जो है पुंकेसर, स्त्रीकेसर या अंडाशय या फिर इसमें से कौन सा हिस्सा जो है फल में बदलता है। दोस्तों एक एक प्रश्नों को जो है हम आपको डिटेल्स के साथ बताते हैं ताकि परीक्षा में आने पर कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल 17वां का जो सही आंसर है कि फूल का वो भाग जो उसमें फल में बदलता है वह अंडाशय है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कि CFC है, यानी CFC का पूरा नाम क्या है या CFC क्या है। तो CFC जो है यह पूरा नाम के रूप में जाना जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ,
क्या पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए 18 का सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि 19वां नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है, यानी उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष नहीं है तो उस आँख के लिए जो मुख्य रूप से दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है, और उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो है वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि Fe2O3 प्लस 2Al La2O3 प्लस Fe, ये कौन सा फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस बनाया, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, FeO में से एल्युमिनियम ने जो है वो Fe को अलग कर दिया है। Fe को क्या कर दिया? अलग कर दिया है। और क्या किया है? Fe को अलग करके अपना खुद का एक ऑक्साइड बना लिया है, यानी एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। अर्थात यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना गया। इस प्रकार 20 प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए, जो कि हमारे आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।